नेपाल के हालात की सबसे पहले दो तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रही हूं, इन दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकेंगे नेपाल की स्थिति है क्या। दरअसल एक तस्वीर वो कल की तस्वीर जब जेन जी और प्रदर्शनकारी जबरदस्त तरीके से नेपाल की सड़कों पर उतरे हुए थे, हर तरफ उन्हीं का राज नजर आ रहा था। नेपाल की संसद को इन प्रदर्शनकारियों ने अपने निशाने पर लिया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के आवास पर, मंत्रियों के आवास पर हमला बोला गया। और वहीं दूसरी तस्वीर, आज की तस्वीर, नेपाल में कल जो कुछ जल रहा था आज वो सुलग रहा है। धुआं अभी भी धधक रहा है, लपटें भले ही बुझ गई हों, लेकिन धुआं उठता हुआ नेपाल की संसद भवन से आज भी दिख रहा है। जिन इमारतों को कल जलाया गया वहां आज भी आग सुलग रही है। प्रदर्शनकारी जो मांग कर रहे थे, क्या वो उन्हें हासिल हो गई या क्रांति सिर्फ एक भ्रांति थी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसको लेकर अब आगे चर्चा की जा रही है। सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा संकट फिलहाल नेपाल की स्थिति ने पैदा कर दिया है। अब आगे नेपाल में क्या होगा, ये वो सबसे बड़ा सवाल है जिसको लेकर कोई भी पुख्ता तौर पर तो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आकलन जरूर किए जा रहे हैं। नई सरकार बनेगी क्या, नागरिक सरकार बनेगी क्या? फिलहाल तो देखिए, नेपाल में कमान अभी के लिए सेना ने अपने हाथ में ले ली है। ये क्या फौरी तौर पर सेना ने कमान अपने हाथ में ली है, या फिर यहां से किसी और तरीके का खतरा जो नेपाल पर मंडरा रहा है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सवाल बहुत हैं और उनके जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे आगे का एजेंडा में। नेपाल की ही आज विस्तार से बात होगी। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जो आंदोलन शुरू हुआ जारी है, थमा नहीं है। आज तीसरा दिन है। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। कमान सेना ने इस वक्त नेपाल की अपने हाथ में ले ली है। नेपाली सेना दावा कर रही है हालात का फायदा उठाकर कुछ उपद्रवी हैं, आम लोगों की सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की जुगत में हैं, लूटपाट कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसी गतिविधियां बंद कर दी जाएं, ये सेना की तरफ से अपील की जा रही है। और साथ ही सेना ने इसी को आधार बनाकर फिलहाल कमान नेपाल की अपने हाथ में ले ली है। प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखते हुए केपी शर्मा ओली, जो प्रधानमंत्री नेपाल के थे कल तक, उन्होंने कल ही दोपहर में 2:08 पर पद से इस्तीफा दिया और फिर काठमांडू छोड़ दिया है केपी शर्मा ओली ने। अब कहां हैं केपी शर्मा ओली, इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं है। सेना ने केपी शर्मा ओली को अपनी सुरक्षा में रखा हुआ है। कल आखिरी बार केपी शर्मा ओली के बारे में जानकारी ये मिली थी कि सेना के ही हेलीकॉप्टर में बैठकर उन्हें किसी अज्ञात सुरक्षित जगह ले जाया गया है। अच्छा, इससे पहले आंदोलनकारियों ने केपी शर्मा ओली के निजी आवास को आग के हवाले कर दिया। राष्ट्रपति भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में आग लगा दी। सब फूंकने पर आमादा थे कल तो प्रदर्शनकारी। राजधानी काठमांडू और काठमांडू के आसपास के इलाकों में झड़पें हुई, आगजनी हुई। अब तक मरने वालों का आंकड़ा 24 पर पहुंच चुका है। 24 लोगों की जान जा चुकी है नेपाल में जेन जी की इस क्रांति में। 400 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं इस आंदोलन में। आंदोलनकारियों ने कल नेपाल के 3 पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा, झालानाथ खनाल, पुष्पकमल दहल प्रचंड, इनके घर में आग लगा दी। कई नेताओं, मंत्रियों को बाकायदा सड़क पर दौड़ा कर पीटा। और अब ये जो हालात बने हैं, इन सब के बीच नेपाल में जो हिंसा हुई है, उसके बाद सवाल बड़ा है। आखिरकार नेपाल में आगे क्या होगा? यही वो सवाल है जिसका हर कोई अब जवाब चाहता है। क्या अब नेपाल में अंतरिम सरकार बनने जा रही है, नागरिक सरकार जिसका जिक्र किया जा रहा है? क्या नेपाल में सैन्य शासन, जो अभी सेना ने कंट्रोल लिया है नेपाल का अपने हाथ में, इसका मतलब क्या है? क्या नेपाल में अब सैन्य शासन का दौर लागू होने जा रहा है? क्या नेपाल में राजतंत्र का प्रभाव अब बढ़ने जा रहा है? क्या होगा नेपाल में? क्या नेपाल की सियासी व्यवस्था में जेन जी की भागीदारी बढ़ने जा रही है? क्या होगा नेपाल में? सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या नेपाल में आपातकाल लगाया जा सकता है, इमरजेंसी क्या नेपाल में लागू की जा सकती है? यही तमाम सवाल हैं और इन्हीं सवालों के जवाब के साथ ही नेपाल में आगे क्या होगा, ये स्थिति साफ होगी। इस बीच जरा आपको तस्वीरें दिखाते हैं, लेकर आइए जरा तस्वीरें। ये तस्वीरें हैं, आज की तस्वीरें हैं, ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये ताज़ा तस्वीरें हैं नेपाल की, जिस बात का जिक्र मैं अभी कुछ देर पहले कर रही थी कि पिछले 2 दिन से जिस तरीके की हिंसा
जिस तरीके की क्रांति के नाम पर उपद्रव यहां नेपाल ने देखा है, आज उसके निशान अभी भी जगह जगह सुलगते हुए और कुछ जगह तो देखिए धधकते हुए आज भी नजर आ रहे हैं। अब फायर ब्रिगेड का तो नामो निशान ही नहीं था। जहां पर आग लग रही थी बस वो आग बढ़ती ही जा रही थी और भीषण ही होती जा रही थी। ये आज की तस्वीरें हैं नेपाल की और इन तस्वीरों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि नेपाल में अभी भी स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल, अभी भी स्थिति जो है वो काबू से बाहर है। इसीलिए तो कल रात 10 बजे आनन फानन में सेना ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया है। सेना की तरफ से अब आम लोगों को और जो आंदोलनकारी हैं, जेनजी जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, उनको सेना अब आगाह कर रही है ये कहकर कि देखिए स्थिति जो है वो अब ऐसी हो गई है कि कुछ उपद्रवी जो है, कुछ देश विरोधी ताकतें जो है, अब वो इन हालात का फायदा उठा रहे हैं और वो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसीलिए संभल जाइए। आंदोलनकारियों से सेना की अपील की जा रही है कि आपकी जो मांगे थी वो तो आपने कमोबेश मनवा ली हैं, वो मांगे पूरी हो गई हैं, अब वापस लौटिए, अब ये तोड़फोड़ बंद कीजिए, अब राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला थामिए। क्या आज ऐसा होगा? आज की सुबह क्या नेपाल में एक नई उम्मीद लेकर आएगी या एक बार फिर आज भी आंदोलनकारियों का बड़ा हुजूम सड़कों पर उतरेगा और हर तरफ आज भी क्या हिंसा वाला तांडव देखने के लिए मिलेगा? ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, संसद भवन से लेकर राष्ट्रपति के आवास से लेकर राष्ट्रपति कार्यालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट की तक की ये तस्वीरें। और ये देखिए कैसे जो गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई थी उन्हें एक एक कर फूंक दिया गया। अब इसमें शिनाख्त करना मुश्किल है कि कौन सी मंत्रियों की गाड़ियां हैं, कौन सी आम लोगों की गाड़ियां हैं। अब तो जो नुकसान हो रहा है उसकी जद में सब आते चले जा रहे हैं। और वाकई में ये क्रांति जो सत्ता परिवर्तन की थी, सत्ता परिवर्तन हो चुका है, तख्ता पलट हो चुका है और किस कीमत पर हुआ है उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। कितना बड़ा नुकसान नेपाल को उठाना पड़ा है उसी को ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है काठमांडू ग्राउंड जीरो। जगविंदर पटियाल लगातार आप तक पल पल का अपडेट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र के जो नेपाल काठमांडू से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान आरती टिक्कू। और जरा आरती से ही ये समझने की कोशिश करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि नेपाल की स्थिति को लेकर आरती आपका आंकलन क्या है? नेपाल में अब आगे क्या होने जा रहा है? देखिए रोमाना, अभी तो सेना ने कंट्रोल लिया है नेपाल का और इसको सिचुएशन को स्टेबलाइज करने में उनको समय तो लगेगा, क्योंकि इस वक्त पॉलिटिकली नेपाल का सिस्टम जो है कम्प्लीटली कोलैप्स हुआ है। और आपके ही लोग कह रहे हैं, रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि केपी शर्मा ओली नेपाल छोड़ चुके हैं और वो कहीं और जा चुके हैं। तो क्लियरली ये तो होगा नहीं कि केपी शर्मा ओली जी दोबारा वापस आएंगे, कुर्सी पर बैठेंगे। दूसरी बात ये है कि उनके आगे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके खिलाफ भी हमने आक्रोश देखा। उनके जितने भी पॉलिटिकल दल है और लीडर्स हैं उन सब के खिलाफ हमने जनरेशन जी और शायद कुछ और एलिमेंट्स जो इस जनरेशन जी के प्रोटेस्ट में शामिल हुए, उनका आक्रोश जो था वो सारे पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ था जी। तो पॉलिटिकल क्लास से इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट है, रिजेंटमेंट है। और चूंकि वहाँ पे 20 से ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं जी, तो ये फ्यूल करता है किसी भी वायलेंट प्रोटेस्ट को और ज़्यादा भड़काने में। तो 20 घरों के बच्चे जो है उनके मन में कितना आक्रोश होगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इसीलिए नीरज राजपूत हमारे सहयोगी स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, नीरज के पास लेकर चलेंगे। नीरज, आज जो सेना ने कल रात 10 बजे कंट्रोल अपने हाथ में लिया है उसका सबसे बड़ा टेस्ट सेना का आज यही रहने वाला है कि तीसरा दिन आज है इस आंदोलन का, लेकिन कम से कम आज आंदोलनकारी इतनी संख्या में सड़कों पर ना उतरे, आज आंदोलनकारी इस तरीके की हिंसा, आगजनी, पथराव ना करें। इसी से सेना का सबसे पहला टेस्ट होगा ये आज। बिल्कुल रोमाना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। रात 10 बजे से ही, बीती रात 10 बजे से ही जो नेपाल की आदमी है उसने सुरक्षा अपने हाथों में ली है। ये यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि जो नेपाल के सेना प्रमुख है जनरल अशोक राज सिग्डेल, उन्होंने साफ तौर से कहा सुरक्षा हमने अपने हाथों में ली है, नेपाल की ना कि प्रशासन। उनका जितने भी 3 या 4 बयान आए, वीडियो उनका मैसेजिंग आया, उसमें कहीं पर भी उनके इंडिकेशन ये नहीं था कि नेपाल का प्रशासन या शासन नेपाल की आर्मी अपने हाथों में लेने जा रही है। ये बहुत ही क्योंकि आप ये देखिए रोमाना, नेपाल के सेना प्रमुख कौन है? नेपाल के सेना प्रमुख अपनी सेना के तो सेना प्रमुख हैं ही, वो भारतीय सेना के भी ऑनररी
आर्मी चीफ हैं। ऐसे में जो नेपाल की आर्मी है वो कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना चाहती जो पूरे दुनिया में ऐसा कदम जाए कि इन्होंने तख्ता पलट किया है या करवाया है। इसीलिए उन्होंने जो पहला बयान आया था, चीफ सेक्रेटरी जो थे नेपाल के, उनकी तरफ से पहला सिग्नेचर उनकी तरफ से हुआ, सेकंड सिग्नेचर जो था वो नेपाल के सेना प्रमुख था। इसका मतलब साफ साफ ये है। अभी क्या जानकारी मिल रही है, मुझे ये बताइए कि कुछ सूत्र आपको बता रहे हैं। कल तक तो हमने देखा था कि पूरी तरह जो सुरक्षा बल थे वो पस्त नजर आ रहे थे नीरज इन प्रदर्शनकारियों के सामने। आज से क्या कोई रणनीति बदलेगी? आज से क्या नेपाल सेना प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए मुस्तैदी उसकी बढ़ती हुई, सड़क पर ज्यादा डिप्लॉयमेंट सेना का नजर आ रहा है क्या? इसको लेकर क्या है अपडेट नीरज? बिल्कुल, जो नेपाल की सेना है उनकी जो जितनी भी मिलिट्री व्हीकल्स हैं, सैनिक है, वो पूरा उतर चुके हैं काठमांडू में भी और अलग अलग इलाकों में भी, बॉर्डर एरियाज में भी। उनका साफ तौर से कहना है कि हम किसी भी तरीके से जो पहले दिन का जो उपद्रव हुआ था और जिसमें फायरिंग की गई थी नेपाल पुलिस के द्वारा की गई थी, ऐसी कोई भी कार्रवाई जो है नेपाल की आर्मी नहीं करेगी। अपने देश के युवाओं पर, छात्र छात्राओं पर, अपनी जनता पर फायरिंग नहीं करेगी, कोई बल प्रयोग नहीं करेगी। वो सिर्फ उनको मनाने की कोशिश करेगी और जैसे ही स्थिति थोड़ी सामान्य होगी, आप देखना कि इंटरिम सरकार बनाई जाएगी। उसमें कोई भी हो सकता है, उसमें राजा जो है पैटर्न हो सकते हैं, उसके अलावा साथ में हो सकते हैं जो बालिद शाह हो सकते हैं, उसका नेतृत्व कर सकते हैं, जैसे कि बांग्लादेश का मॉडल है। रोमाना, बिल्कुल। ऐसे में आरती, अब दो तरफा एक तरीके से चुनौती है यहाँ पर। सेना ने हालात कंट्रोल करने के लिए अभी सिचुएशन अपने हाथ में ली है, लेकिन सवाल ये कि एक तरफ तो सेना जिसको कानून व्यवस्था और वहां पर जो स्थिति है उसको कंट्रोल में रखना है, दोबारा ये उपद्रव नहीं होने देना है। वहीं दूसरी तरफ वो नई सरकार, और वो नई सरकार कैसे बने उसको लेकर एक कवायद लंबी चौड़ी होनी है। उसी पर मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, लेकिन पहले ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे आपको। हमारे साथ हमारे सहयोगी बीरेंद्र के इस वक्त मौजूद हैं और जरा बीरेंद्र से जानते हैं। बीरेंद्र, सबसे पहले एबीपी न्यूज के दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए। आज की सुबह नेपाल की क्या है तस्वीर, बीरेंद्र? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त काठमांडू के गोकर्णेश्वर इलाका में हूँ और गोकर्णेश्वर इलाका में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से आवाजाही जो है आज खुल चुकी है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, पूरी तरह से आवाजाही खुल चुकी है। जहाँ भी देखें आप, जो है लोग आराम से दैनिक दिनचर्या में आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, सारे लोग अपना अपना काम पे उतर आए हैं। ये स्थिति आज काठमांडू की है। और ये काठमांडू के हालात को मैं बयान करूं तो हालांकि सेना ने कल रात से ही मैपिंग करना शुरू कर दिया था कि किसी मेन वजह के कारण या कोई मेन काम की वजह से आप जो है सिर्फ बाहर आ सकते हैं, लेकिन ये जो रिहायशी इलाका है हर जगह जो है खुला दिख रहा है। लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं, लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं। ये स्थिति है। जो काठमांडू का मेन शहर है बानेश्वर वाला इलाका, उस इलाका में कर्फ्यू लगाई दी गई है। और नेपाल के पूरे जो बड़े शहर है, जहाँ बड़ा शहर है, हर जगह जो है कर्फ्यू लगाई गई है और सेना अपना कमांड में जो है देश को ले लिया है। और अभी कुछ देर में वार्ता होनी है। उस वार्ता में मैं उस वार्ता पर आऊंगी आपके पास, उस वार्ता के बारे में अभी हम विस्तार से बात करेंगे बीरेंद्र, लेकिन पहले, क्योंकि पहली प्राथमिकता जो है वो हालात काबू करने की है। आप जहां पर खड़े हुए हैं वहां पर अब कुछ सामान्य से हालात होते हुए नजर आ रहे हैं। लोग, ऐसा लग रहा है, अपने घर से जरूरी काम के लिए निकल भी रहे हैं। मुझे एक महिला भी आपके पीछे से गुजरती हुई दिखी। मतलब हालात काफी हद तक सामान्य अब हो रहे हैं यहाँ पर। और वहीं अगर बीते 2 दिन की बात की जाए तो तब जिस जगह आप खड़े हुए हैं यहाँ पर क्या तस्वीर थी? ये जो चौड़ी सी सड़क है, क्या ये पूरी तरीके से तब तक प्रदर्शनकारियों के कब्जे में थी? और अब आज तुलना करके अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि नेपाल शांति की ओर? बीरेंद्र, जी बिल्कुल, इसी सड़क पे कल जो है यहाँ पे पूरा जोंजी पुस्ता प्रदर्शन कर रही थी। यहाँ आगे आप देख सकते हैं ये टायर का निशान मलबा अभी भी आपको देखने को नजर आ जाएगी। यहाँ पूरा जेएनजी पुस्ता कल अपना प्रदर्शन कर रही थी। कल जो है वो अपना मांगे को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। चारों ओर जो है बंद का माहौल था, लेकिन आज सड़क पूरा खुला हुआ है। आज सुबह से ही मैं निकल रहा हूँ, सड़क पे पूरा सड़क खुला हुआ है, हर दुकान खुली हुई है। सब लोग अपना अपना दैनिक जो दिनचर्या होती है वो दिनचर्या अपना काम करना शुरू कर दिया है। और लेकिन बीच बीच में सेना का ये मैचिंग जरूर होती है कि आप जो है नारा जुलूस नहीं लगा सकते हैं, आप प्रदर्शन में नहीं उतर सकते हैं, आप आंदोलन पे नहीं जा सकते हैं। हालांकि जेएनजी की तरफ से कल ही एक नोटिस आ गया था कि कल हमारा कोई आंदोलन नहीं है, कल हम वार्ता के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है। देखिए, कल ही जेएनजी की तरफ से कह दिया गया था कि आज वो प्रदर्शन नहीं करेंगे। सेना ने बीती रात 10 बजे कमान कानून व्यवस्था बनाने के लिए अपनी हाथ में ले ली है और अब उसका असर इस रूप में नजर आ रहा है कि हमारे सहयोगी बीरेंद्र काठमांडू से ही मौजूद हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कैसे कल तक जो हिंसक आंदोलन हुआ
उसके निशान तो देखिए अभी दिखेंगे, ये जो धुआं उठता हुआ आपको दिख रहा है, ये जो आग सुलगती हुई आपको दिख रही है, ये बीते कल की हिंसा की ही गवाही दे रही है। पर आज की सुबह नेपाल में एक नई तरीके की सुबह के तौर पर आई है निकलकर, इसकी भी तस्दीक हो रही है उन तस्वीरों से जो हमारे सहयोगी वीरेंद्र केएम दिखा रहा है। अब देखिए आज के दिन फोकस कहां रहने वाला है, सरकार बनाने को लेकर, वो नागरिक सरकार, वो अंतरिम सरकार, और उसको लेकर कल भी एक बैठक हुई थी वीरेंद्र, जिसमें राबी लामिछाने और बलेन शाह की मुलाकात हुई थी। आज क्या जानकारी है, आज वो अंतरिम सरकार, नागरिक सरकार बनाने के लिए क्या कवायद होगी वीरेंद्र? जी, बीती रात हेडक्वार्टर जो आर्मी के हेडक्वार्टर है, जंगी अड्डा जिसको कहा जाता है, आर्मी हेडक्वार्टर में बातचीत हुई। वहाँ पे जेएनजी के कुछ प्रतिनिधि, हालांकि ये नाम वगैरह सार्वजनिक नहीं किया गया है, वहाँ पे बातचीत हुई और आज औपचारिक तौर पे जेएनजी की तरफ से वार्ता की जाएगी और वो वार्ता राष्ट्रपति जो रामचंद्र पौडेल हैं उनके निवास से वार्ता होगी। रामचंद्र पौडेल के निवास से वार्ता होगी। रामचंद्र पौडेल को एक निजी निवास में रखा गया है, जो शीतल निवास था, राष्ट्रपति भवन था, उसको तो कल जला दी गई है, उसको एक निजी निवास में रखा गया है और उसी निजी निवास में जो है वार्ता होनी है। और वार्ता में जेएनजी की तरफ से कौन जाएंगे वो अभी तक तय नहीं हो पाई, वो नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं हो रहा है, लेकिन जेएनजी की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि हमारे तरफ से हो सकता है कि संभव है कि रवि लामिछाने नहीं, बालेन शाह का नेतृत्व में कहीं बातचीत हो, लेकिन अभी तक वो नाम नहीं आ गया। लेकिन रवि लामिछाने का कभी एक वक्तव्य आ गया कि मैं किसी वार्ता में या किसी पद पे नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे ऊपर केस लगा हुआ है। ये सरकार, मौजूदा सरकार ने मेरे ऊपर केस लगाया था, जब तक मेरा केस क्लियर नहीं होता है तब तक मैं किसी भी सार्वजनिक जिम्मेवारी पे नहीं जाऊंगा। मैं अभी भी कानूनतः कैदी ही हूँ, बंदी ही हूँ, जब तक मेरा केस क्लियर नहीं होता है तब तक मैं बाहर नहीं निकलूंगा, तब तक मैं किसी सार्वजनिक पोजीशन पे या सार्वजनिक मीटिंग में नहीं। तो फिर वार्ता में कौन जाएगा? फिर तो बस एक नाम बचता है और वो नाम बचता है बलेन शाह का। फिर और वार्ता में कौन जाएगा? अगर रवि लामिछाने जो कल तक सलाखों के पीछे थे और आंदोलनकारियों ने मांग की अपने आंदोलन में कि साहब रवि लामिछाने उन्हें गलत तरीके से झूठे आरोपों में, भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर सलाखों के पीछे छोड़ दिया, उनकी रिहाई की जाए, तो कल तो आनंद फानन में उनको रिहा कर दिया गया। अब आप ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं तो वार्ता में जाऊंगा नहीं, मुझे तो कोई पद चाहिए नहीं, मुझ पर तो आरोप लगे हुए हैं, जब तक आरोपों से मैं बरी नहीं हो जाता हूं तब तक मैं दूरी बनाकर रखूंगा। तो फिर बचता कौन है? मतलब सिर्फ और सिर्फ बलेन शाह। और बलेन शाह को लेकर हमने देखा कल कैसे ये जो जेएनजी के आंदोलनकारी हैं बलेन शाह के समर्थन में नारे कर रहे थे। ये जो जेएनजी के आंदोलनकारी हैं ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बलेन शाह को बनाया जाए, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस तरीके तक की बातें की जा रही थी। तो मतलब अब सुई आकर टिक गई है बलेन शाह पर। वीरेंद्र, जी बिल्कुल, बालेन शाह के नाम ज्यादा बालेन शाह हो सकते हैं, लेकिन बालेन शाह प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। लेकिन जेएनजी की तरफ से वार्ता करने के लिए बालेन शाह जरूर जा सकते हैं, ये संभव है। लेकिन बालेन शाह प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे या क्या होगा इसमें, ये अभी तक कहने का कोई वो नहीं हो पाया है। लेकिन हमें जो सूत्रों से खबर मिल रही है, जो नेपाल के पूर्व प्रधान न्यायाधीश हैं सुशीला कार्की, उनको जो है अंतरिम मंत्री परिषद का अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है और उसमें बालेन शाह का भी सहमति है। हालांकि इसका औपचारिक तौर पे घोषणा नहीं हो पाया है। जब तक वार्ता से औपचारिक तौर पे घोषणा नहीं होती है तब तक हमें कहना जल्दीबाजी हो जाएगी। लेकिन मेरा सूत्र ये कह रहा है कि जो सुशीला कार्की जो पूर्व प्रधान न्यायाधीश भी है, एक सीनियर सिटीजन भी है और जो है वो क्लीन चेहरा रही है, तो उनका जो है नेतृत्व में, क्योंकि उनको अवदस्त करके ओली और देवा ने हटा दिया था, तो इसलिए जो उनका नेतृत्व में सरकार बनने की संभव है। लेकिन जब तक वार्ता में सहमति नहीं हो जाती है तब तक ये कहना मुश्किल रहेगा। और दूसरी बात ये है कि जंगी अड्डा में ये वार्ता शुरू होने से पहले राष्ट्रपति को मौजूदा संसद को विघटन करनी होगी। संसद ही नहीं, जो प्रदेश भर में जो व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाएं को पहले ठीक करना होगा, ये भी बात चल रही है। हालांकि कानून विज्ञ ये कह रहे हैं कि जब जन आंदोलन के बल से कोई सरकार बनते हैं तो वहाँ कानून का कोई बात नहीं होता, वहाँ आवश्यकता, तत्कालीन आवश्यकता को दिखा जाता है। ये अभी माहौल थोड़ा पेचीदा बन गया है, लेकिन जैसे जैसे जंगी अड्डा से खबर आएगी वैसे वैसे हम कुछ बोलने के लिए तैयार होंगे। रोमाना जी, उनका क्या रोल है इसमें? जेएनजी को क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वो भी अंतरिम सरकार में शामिल हो सकते हैं? अगर आप पूछ सकते हैं वीरेंद्र से। तो एनजीओ भी चलाते हैं। जी बिल्कुल, वही एनजीओ। बिल्कुल। कुछ और नाम भी सामने आ रहे हैं क्या? जो गुरंग साहब हैं, एनजीओ चलाते हैं, उनके नाम को लेकर भी किसी तरीके की चर्चा है, उनकी भी कोई भूमिका हो सकती है क्या इस नई सरकार में? और ये जो आपने अभी नाम लिया सुशीला,
जिनके नेतृत्व में आप कह रहे हैं कि चर्चाएं चल रही हैं नई सरकार बनाने की, जरा इनके बारे में और विस्तार से बताइए। आज जो बैठक होनी है और राष्ट्रपति के आवास पर होनी है आज की बैठक, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, तो वहां किस किस को बुलाया गया है, वहां कौन कौन पहुंचेगा? वीरेंद्र जी बिल्कुल, अभी भी जो मुझे खबर मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट के जो प्रधान न्यायाधीश हैं वो भी बैठेंगे उस वार्ता में, और नेपाल के जो नौकरशाही के जो हेड होते हैं, हेड सेक्रेटरी जिसे मुख्य सचिव कहा जाता है, मुख्य सचिव भी उस वार्ता में बैठेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के हेड, मुख्य सचिव, आर्मी के हेड, और उसके बाद नेपाल पुलिस के हेड, सारे लोग बैठ के वार्ता करेंगे। और जेएनपी की तरफ से 5 लोग रहेंगे, जिस 5 लोग में अभी नाम नहीं आया है, लेकिन ये संभव है कि जेएनपी की तरफ से जो है बालन शाह का नेतृत्व रहेगा, वहाँ पे वार्ता होगी। वहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट किया गया है कि रवि लामिछाने को भी बैठाया जाए, क्योंकि रवि लामिछाने ने कल ही अपना दरकिनार कर दिया, कल अपना बात रख दिया कि हम किसी सार्वजनिक मीटिंग में या कहीं पे नहीं बैठेंगे, क्योंकि कानून तो मेरे ऊपर पे केस अभी लगा हुआ है, मुझे तो सम्मान के साथ छोड़ दिया गया है, लेकिन कानून का मेरे ऊपर केस लगा हुआ है, इसलिए जो उसमें रवि लामिछाने नहीं बचेंगे। तो ये संभव हो गया है कि आज के वो बैठक के बाद ये नाम तय होगी। लेकिन मेरे सूत्र जो बता रहे हैं, सुशीला कार्की का नाम सबसे नंबर 1 पे है, और सुशीला कार्की नेपाल के अंतरिम सरकार के मंत्री परिषद के अध्यक्ष बनने का स्थिति में। और सुशीला कार्की जिनका आप नाम ले रहे हैं, मतलब ये नेपाल में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस रही हैं? जी, सुशीला कार्की सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रही है, और बहुत बेहद जो है उनका चेहरा, साफ चेहरा रहा, बहुत सफेद उनका काम रहा, उनको सारा लोगों ने सराहा था। लेकिन उन्होंने जैसे जैसे राजनीतिक दल वालों को, जैसे जैसे नेताओं का फाइल खोलना शुरू कर दिया था, कुछ केस मुकदमा में अपना इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू कर दिया था, वैसे ही जो है उनको संसद से अवदक्त करके हटा दिया गया था। तो पूर्व मुख्य न्यायाधीश नेपाल की सुशीला कार्की, उनका नाम अब सामने आ रहा है, और उनके नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बने, इस तरीके की चर्चाएं अब नेपाल में जोर पकड़ रही हैं, और इसका समर्थन खुद बालन शाह की तरफ से भी किया जा रहा है। मैं आपके पास आऊंगी वीरेंद्र, आप रहिए मेरे साथ, मुझे लगता है जरा एक रिएक्शन यहाँ पर लेना जरूरी हो जाता है मेहमानों से। आरती जी, आपके पास आ रही हूँ। मतलब कुल मिलाकर अब तो मुझे लग रहा है ये बिल्कुल बांग्लादेश वाला फॉर्मूला है जो निकल कर आ रहा है। वहां जैसे वो नॉन पॉलिटिशियन मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार बनी, अब यहां पर भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि पूर्व चीफ जस्टिस रही हैं नेपाल की सुशीला कार्की, उनका नाम सामने आ रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है नेपाल में विद्रोह के बाद, इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में राष्ट्रपति और जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी मुलाकात होनी है। प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे नेपाल के राष्ट्रपति। इस बैठक में नेपाल के सेना प्रमुख मौजूद रहेंगे। ये वही जानकारी है जो अभी हमारे सहयोगी वीरेंद्र केएम दे रहे थे। इस बैठक में जो वहां सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं वो मौजूद रहेंगे। इस बैठक में मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे, सेना प्रमुख और नेपाल पुलिस के प्रमुख मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति आवास पर यह बैठक बुलाई गई है, और इसी बैठक में माना यह जा रहा है कि तय होगा किस तरीके की हो नेपाल में अंतरिम सरकार। आरती रोमाना, बिल्कुल आपने सही कहा कि नेपाल बिल्कुल बांग्लादेश की तरह जा रहा है। इनफैक्ट मोहम्मद यूनुस की सरकार, जिसकी उस वक्त एक्सपेक्टेशन नहीं थी जब शेख हसीना की सरकार गिराई गई, वायलेंट प्रोटेस्ट, सेम पैटर्न है, सेम फुटप्रिंट है, सेम ट्रेंड है। और यहाँ पे भी नेपाल में वही दिख रहा है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की आज के डेट में नेपाल की जनता में, नेपाल के बच्चों में, जेन ज़ी में उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। और इसलिए अगर सुशीला जी का नाम आ रहा है तो ये दिखाई दे रहा है कि नॉन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या सेक्टर से लाया जा रहा है लीडर को, ताकि इंटरिम गवर्नमेंट होते हुए स्टेबलाइज किया जाए नेपाल को। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा नेबरहुड जो इंडिया का है, भारत का है, वहाँ डिस्टेबलाइजेशन पिछले 4-5 साल से हम लगातार देख रहे हैं। एक कंट्री के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, हर कंट्री में इसी तरह का पैटर्न देखा हमने कि सरकारें गिराई गई, लोकल पॉपुलर सरकारें इनफैक्ट वो गिराई गई, और नॉन पॉलिटिकल सेक्टर से किसी को लाके बिठाया जा रहा है। इसका ये सबसे बड़ा मतलब ये है कि पूरा का पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट, साउथ एशिया जो है, चाइना और यूएस की जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, स्ट्रेटेजिक राइवलरी है,
उसका फॉल आउट दिख रहा है कि हर कंट्री में, छोटी छोटी कंट्रीज़, इनफैक्ट ये बहुत बड़ी इकोनॉमिकली बहुत बड़ी कंट्रीज़ नहीं है, मिलिटरली बहुत बड़ी कंट्रीज़ नहीं है। नेपाल, जैसे कि आपके ही हमारे को पैनलिस्ट ने कहा कि उनका जो आर्मी कमांडर है, आर्मी चीफ है, वो हमारा ऑनररी आर्मी कमांडर, आर्मी चीफ भी है। तो नेपाल की जो रिलायंस है इंडिया पे, या नेपाल की इकोनॉमिकली कंप्लीटली इनफैक्ट रिलायंस जो चाइना पे रही, वो ये दिखाता है कि छोटी छोटी कंट्री जितनी भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, अपनी सुरक्षा करने में विफल हो रही है। उनकी स्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी जो इनहेरेंट है, चूँकि बड़ी कंट्री नहीं है और इकोनॉमिकली या मिलिटरली उतनी पावरफुल नहीं है, तो दो बड़े सुपर पावर्स चाइना और यूएस अपने खेल खेल रहे हैं और उस खेल में ये विक्टिम बनते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नेपाल की एनालिसिस किया, मुझे लगता है जरा सा नीरज का भी हम रुक कर लेते हैं और नीरज से समझते हैं। नीरज, अब यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है जो जानकारी अभी वीरेंद्र ने दी है, मुझे लगता है उस जानकारी पर अगर हम फोकस करें कि अब से कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति भवन में बैठक होनी है और उस बैठक में जो जेनजी है उसके प्रतिनिधि रहेंगे, उस बैठक में जो नेपाल के राष्ट्रपति हैं, जाहिर सी बात है राष्ट्रपति आवास में बैठक हो रही है, राष्ट्रपति की मौजूदगी रहेगी, वहां पर जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी मौजूदगी रहेगी, मुख्य सचिव मौजूद रहेंगे, आर्मी के चीफ मौजूद रहेंगे, नेपाल पुलिस चीफ वहां पर मौजूद रहेंगे। अंतरिम सरकार बनाने पर फिलहाल जोर है और अंतरिम सरकार बने किसी ऐसे शख्स के नेतृत्व में जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी कि कैसे अपने ही नेताओं और अपने ही पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ ये गुस्सा फूटा है, जिसकी वो आग की लपटें और काला धुआं, उसकी वो सुलगाहट आज भी नजर आ रही है इन तस्वीरों में। नीरज, यही स्ट्रैटेजी होगी, इसी वजह से सुशीला कर्की जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं नेपाल की, उनका नाम आगे आ रहा है। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि इस आंदोलन से, जन आंदोलन से, विद्रोह भी कह सकते हैं आप इसको, इससे एक बात तो साफ हो गई है कि जितनी नेपाल की जनता और खासतौर से जो युवा है, जेन जी है, वो अपने पॉलिटिशियन से, अपने राजनीतिज्ञों से, इनसे बहुत ज़्यादा त्रस्त है। उनको पूरी जानकारी थी कौन जो नेता है, कौन पूर्व प्रधानमंत्री, किसके कहाँ पर पैसा लगा हुआ है, किसका कहाँ पर होटल है, किसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, पढ़ना ठीक है लेकिन क्या कैसी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, उन सबको लेकर ही गुस्सा था और इसीलिए उन्होंने 4 पूर्व प्रधानमंत्रियों को निशाना बनाया, जितने सिटिंग मंत्री हैं उन सबको निशाना बनाया, जो पूर्व मंत्री हैं उनको भी निशाना बनाया। साफ तौर से उनका मैसेजिंग ये है कि अब जो होगी, देश का शासन होगा, वो युवाओं के हाथ में होगा। इसीलिए जो रैप सिंगर हैं बालिंशा, वो उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने शुरुआत से ही इस आंदोलन को अपना सपोर्ट दिया हुआ था। रवि लामिछाने उसमें एक नाम होगा और जैसे वीरेंद्र ने कहा कि चीफ जस्टिस हैं, तो ऐसे नॉन पॉलिटिकल लोगों को सामने लाया जाएगा। और इसमें एक बड़ा नाम है जो कि हामी नेपाल के एनजीओ हैं, उनके जो प्रमुख हैं उनका नाम भी बहुत आगे चल रहा है, क्योंकि उन्होंने भी इस जेन जी जो आंदोलन है उसको सपोर्ट और उनका भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, उनका भी जो गुरन साहब है। सही बात है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, जिसका आज तीसरा दिन है, और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अभी भी आंदोलनकारियों की तरफ से पूरी तरीके से आंदोलन को वापस नहीं लिया गया है। युवाओं के विद्रोह ने पड़ोसी मुल्क में ये तख्ता पलट कर दिया। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए बीती रात 10 बजे सेना ने कमान कंट्रोल देश का सुरक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर अपने हाथ में ले लिया, लेकिन नेपाल में हालात अभी भी ठीक नहीं है। कल जो हिंसा हुई है, आगजनी हुई है, उसके धुएं के बादल अभी भी नेपाल के आसमान को अपनी जद में लिए नजर आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे नेपाल कल जला। नेपाली संसद की हैं ये तस्वीरें। उग्र भीड़ ने संसद में आग लगा दी है। इस तस्वीर में आप धू धू कर जलते नेपाली संसद को देख सकते हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद की छत पर चढ़ गए, एक तरीके से कब्जा कर लिया। नेपाल की संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने गोलियां चलाई हैं। भीड़ ने पुलिस वालों से दर्जनों हथियार लूट लिए हैं। यो प्रधानमंत्री कार्यालय हो। नेपाल के प्रधानमंत्री दफ्तर की हैं ये तस्वीरें। उग्र प्रदर्शनकारियों ने पीएम ऑफिस के एक हिस्से में आग लगा दी। दफ्तर का बड़ा हिस्सा जल गया है। कई अहम फाइलों के नष्ट होने की भी आशंका है।
हजारों की उग्र भीड़ ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने देश की सर्वोच्च अदालत की इमारत फूंक दी। बिल्डिंग के बड़े हिस्से को आग के हवाले कर दिया। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल के घर में भी हंगामा किया। बड़ी संख्या में उपद्रवी राष्ट्रपति भवन में घुस गए। घर के अंदर और बाहर दोनों जगह तोड़फोड़ की गई। काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शन करने वालों की भीड़ जश्न मना रही है। इस भीड़ में एक युवक के हाथ में हथियार है जो एक पुलिस वाले से भीड़ ने छीना है। नेपाल में आंदोलन करने वाले हथियार लहराते हुए सड़क पर खौफ का माहौल पैदा करते दिख रहे हैं। देखिए, नेपाल जला, अब सवाल ये कि आगे क्या होगा। इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि नेपाल में इस बवाल के दौरान जेलों से कई कैदी भाग गए हैं। जलेश्वर जेल से दीवार तोड़कर 900 कैदी फरार हुए हैं। ललितपुर के नक्खू जेल से 1500 कैदी भाग गए हैं। नेपाल की कैलाली जेल से भी कई कैदी भाग निकले। बांके जेल से बताया जा रहा है करीब 200 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। तो ये जिस तरीके के हालात बने हैं, उसके बाद कैदी देखिए कैसे जेलों से फरार हुए हैं। नेपाल में कई कैदियों ने जेलों की दीवारें तोड़ी और वहां से वो फरार। हमारे साथ लगातार स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार आरती चिक्कू और मेरे सहयोगी नीरज राजपूत मौजूद हैं। आरती जी के पास लेकर चलेंगे। ये जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से यहाँ पर कैदी जो हैं उनको एक तरीके से ये मौका मिल गया, दीवारें तोड़ रहे हैं जेल की, फरार हो रहे हैं, इसी को लेकर वो चिंता जो व्यक्त की गई है सेना की तरफ से, और खुद जेनजी ने भी इसकी चिंता जताई कि साहब बस अब बहुत, ये हमारे नाम पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, जब इस तरह की रेवोल्यूशन जिसको कहते हैं, जिस तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट हुए, जब ये एक बार शुरू हो जाते हैं तो ये कितनी तेज़ी के साथ स्नोबॉल होके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और इसमें कई और एलिमेंट्स शामिल हो सकते हैं। हमें नहीं मालूम है कि इसमें बाकी एक्सटर्नल फोर्सेस का क्या हाथ रहा। हमें नहीं मालूम है कि इसमें केपी शर्मा ओली तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, लेकिन पूरे पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ कौन कौन से एलिमेंट्स इकट्ठे होके, कन्वर्ज होके वो इनके खिलाफ हुए हैं। और साथ ही साथ ये कि एक बार ये जब शुरू होता है वायलेंट प्रोटेस्ट और अगर ये कंट्रोल में नहीं आता, और जिस तरह से केपी शर्मा ओली ने इसको मिस हैंडल किया, उसे ऑटोमेटिकली इनएविटेबल था कि ये अपनी सरकार गिरा के छोड़ेंगे। क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे बैन लगाते हैं, जब आप बच्चों का जो एक ज़रिया है जहाँ पे वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को वेंट दे रहे हैं, और जब आप इतना मतलब रिप्रेसिव एक्शन लेते हैं कि उसमें 20 बच्चे मर गए, तो ऑटोमेटिकली वो वायलेंट प्रोटेस्ट जो है स्नोबॉल हो बन के कुछ और बन जाता है। और वही हमें देखा, ये रेवोल्यूशन तो नहीं मैं मानती हूँ, और मैं मानती हूँ कि कोई भी रेवोल्यूशन से असल में लोकतंत्र में एवोल्यूशन होना चाहिए, लेकिन जो यहाँ पे हुआ है एक क्लियरली कंस्पिरेसी भी रही है जी। क्लियरली इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। शायद बहुत समय के बाद पता चलेगा कि ये हुआ कैसे, लेकिन आज की डेट में ये बहुत क्लियर है कि पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है चाइना और यूएस के कोल्ड वॉर का फॉल आउट है। और ये दिख रहा है कि नेपाल में भी उसी तरह का पैटर्न इमर्ज हो रहा है जो बांग्लादेश में था। मोहम्मद यूनुस की सरकार अभी तक इंटरिम सरकार चला रही है, अभी भी बांग्लादेश को स्टेबलाइज नहीं मानते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा नहीं कि उनके यहाँ इलेक्शंस हुए और वापस से शेख हसीना पार्टिसिपेट कर रही हैं या खालिदा जिया। तो मुझे लगता है नेपाल में भी एक लंबा समय लगेगा इसको स्टेबलाइज करने में, लेकिन नेपाल के लोगों को खुद भी सामने आने में कि आखिरकार ये सब जो हुआ है उसके पीछे की असल कहानी क्या है। बहुत सही बात आप कह रही है। इस बीच देखिए सवाल है, नेपाल ये अचानक से जला क्या? प्रधानमंत्री को जान बचाकर ऐसे हालात क्यों बने कि भागना पड़ गया? सरकार के सरेंडर के बावजूद आंदोलनकारी पूरा नेपाल जलाने पर उतारू क्यों हो गए थे? जेनजी का ये सैलाब सड़कों पर अगले दिन भी क्यों उतरा?
और जैसे जैसे ये क्रांति अराजकता में बदलती चली गई, विद्रोह के पीछे के चेहरे सामने आने लगे और इन्हीं में एक चेहरा है रैपर से राजनेता बने बालेन शाह का। बगावत के सूत्रधार बालेन शाह कैसे बने इस विद्रोह के बाजीगर, ये रिपोर्ट देखिए आप। नाम बालेन शाह उर्फ बालेंद्र, पहचान काठमांडू के मेयर। महज 35 साल के बालेन शाह को ही नेपाल में सत्ता के खिलाफ बगावत का सूत्रधार माना जा रहा है। सोमवार को शुरू हुआ प्रदर्शन गोलीकांड के बाद हिंसक हो गया।